Welcome. Today we are going to talk about carboxylic acid. Carboxylic acid is one of the compounds which contain carbonyl group C double bond O, and there are two remaining valencies of carbon. In case of carboxylic acid, one of the valency is fulfilled by OH group and the other valency may be fulfilled by R. That R may be H or some other alkyl group. Earlier we have said about different functional groups containing C double bond O, in which one was that aldehyde C double bond OH and the other one is RC double bond O R dash, that means ketone. And so these two compounds we have already dealt with. Now today we are going to talk about the carboxylic acid. Now carboxylic acid को अगर हम देखें तो इसका जो अरेंजमेंट है इसमें क्या है कि C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनिल ग्रुप इज कंबाइंड विद दी OH ग्रुप. OH ग्रुप के साथ में इसका कॉम्बिनेशन है. डिफरेंट एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे R इज इक्वल टू H अगर है तो व्हाट विल बी द कंपाउंड HC डबल बॉन्ड O OH. दिस इज द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस एसिड फैमिली, दैट इज मीथेनोइक एसिड. इन कॉमन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, है ना. इसके अलावा अगर मान लो यहाँ पे हम कार्बन की चेन बना लें तो CH3 C double bond O OH, that means एसिटिक एसिड है ये. अदरवाइज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर से अगर नाम दे तो इथेनॉइक एसिड. इफ इट इज अ बेंजीन रिंग ओवर हियर देन व्हाट विल हैपन, सपोज बेंजीन रिंग इज हियर, देन बेंजीन रिंग विथ C double bond O OH, that means this is benzoic acid, है ना. तो ये बेंजोइक एसिड हो गया. इस तरीके से अलग अलग होते हैं. अगर टोलिन ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो ये हो जाएगा टोलिक एसिड, है ना. टोलिन है तो टोलिक एसिड हो गया. लेकिन अगर ये COOH ग्रुप अगर मान लो कार्बन चेन पे चला जाए, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेंजीन रिंग एंड टोलिन का जो CH3 उसके बजाय CH2 होकर के यहाँ पे अगर COOH अगर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनाइल एसिटिक एसिड. Now this is, इसको forget about this, just think about this. CH3COH क्या है, एसिटिक एसिड. Now phenyl is a branch. क्यों ब्रांच बोल दिया हमने फिनाइल को? Because the main functional group is not directly attached to the benzene ring. benzene ring से वो attached ही नहीं है, तो फिर वो हमारी मेन चेन नहीं होगी. मेन चेन कौन सी होगी, वही कार्बन की चेन जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच है. तो दो कार्बन की अपनी जो है मेन चेन है. सो दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज फिनाइल एसिटिक एसिड. तो ये कई सारे एग्जांपल्स हो गए. इसके अंदर एलिफैटिक, एरोमेटिक, ये जो कैटेगरी है जिसके अंदर R इज एलिफैटिक ग्रुप, मतलब स्ट्रेट चेन ब्रांचेस वाले जो कंपाउंड्स है. सो दिस विल कम अंडर एलिफैटिक कंपाउंड्स, दिस कम अंडर एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना. तो ऐसे हो गए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मोनो मीन्स वन, जिसके अंदर ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ओनली वन COOH ग्रुप इज देयर, that is called as monocarboxylic acid. So many examples just now we have seen, and we'll go for the next one. That means dicarboxylic acid. Dicarboxylic acid मतलब क्या, दो COOH ग्रुप होने चाहिए. उसका सबसे पहला सबसे छोटा जो एग्जाम्पल है that is COOH twice. This is oxalic acid, है ना. ऑक्सलेट आयन हम लोग शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन में करते हैं COO twice 2 माइनस. तो ये ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सलेट आयन में ये दो H जो है वो बाहर हो जाएंगे एंड इट विल बिकम माइनस माइनस चार्ज ओवर हियर. सो COO ट्वाइस 2 माइनस, ऐसा वो ऑक्सलेट आयन होता है. सो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड. इसी तरीके से मैलानिक एसिड होता है, देन एडिपिक एसिड है. सो थैलिक एसिड, थैलिक एसिड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ओवर हियर. तो यहाँ पे COOH है, देन अगेन COOH ग्रुप. सो दिस इज ए thalic acid. So these are different dicarboxylic acid. Tricarboxylic acid के अंदर अगर एग्जांपल दे तो citric acid है, that is one of the example where 3 COOH groups are there. So these are different classifications of carboxylic acid. If we talk about nomenclature की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आपको पता हो तो कार्बन की चेन जो होती है जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ. नाउ इन दिस केस इट इज COOH. नाउ अवर फंक्शनल ग्रुप इज दिस कंप्लीट पार्ट इज फंक्शनल ग्रुप, है ना. तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के जो पास वाला जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन. दिस कार्बन इज कॉल्ड एज बेटा कार्बन एंड दिस इज गामा कार्बन. तो मान लो अगर कोई यहाँ पे ब्रांच है, मान लो OH ग्रुप है, तो ये क्या कंपाउंड हो जाएगा, मतलब ये 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन है. हाँ सॉरी 4 हो जाएंगे ना ये, लेकिन कॉमन नेम के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 ब्यूटेन ऑइक क्यों लगाते हैं? ऑइक इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द बेटा कार्बन एटम, है ना। इस तरीके से हम ये नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। ये कॉमन और ट्राइवल नेम सिस्टम है जिसके अंदर अल्फा बीटा गामा पोजीशन दी जाती है। बट समटाइम्स इन द एग्जाम्स कभी कभी ये लोग जब क्वेश्चंस डालते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चंस डालते थे, कॉमन नेम से कंपाउंड डाल करके पूछ ले रही भैया इसके साथ आप क्या बनाओगे या हाउ विल यू प्रिपेयर दिस कंपाउंड। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉमन नेम जो सिस्टम होता है, ट्राइबल नेम सिस्टम, दैट इज ऑल्सो शुड बी वेल नोन टू अस। इसके बाद में अगर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो अल्केन होता है, नेम ऑफ द अल्केन, ई इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। जैसे अल्डिहाइड्स के लिए हमने कहा था कि अल्डिहाइड्स कैसा है, एक टर्मिनल ग्रुप है, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। इन द सेम वे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। तो और वैसे भी अगर प्रायोरिटी लिस्ट अगर आपको याद हो क्लास 11 की, तो ओइक एसिड सबके सिर पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स इट हैज द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी इन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो ये चीज होगी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तो ये हमेशा एज ए सफिक्स ही लिखा जाएगा जहां पे इसका प्रेजेंस है। तो दूसरा कोई भी जो कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप जो है, इट विल बी रिटन एज ए प्रीफिक्स एंड दिस विल बी रिटन एज ए सफिक्स, है ना। तो ये चीज होगी। अब इसके बाद में इनके नाम लिखे तो जैसे सबसे छोटा मेंबर हो गया मीथेन, तो मीथेन, ई हटा दिया, ओइक एसिड, यहाँ पे गैप देना है ना, बिकॉज दीज टू, ये इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है व्हेनेवर यू राइट है आईयूपीएससी नेम के, हमें कहाँ पे गैप्स छोड़नी है और कहाँ पे वो कंटिन्यूएशन में लिखना है। नॉर्मली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ऐसे गैप्स नहीं छूटते हैं, तो कहीं कहीं जगहों पे हमें गैप्स देने हैं, तो दिस इज वन ऑफ द प्लेस वेयर विल गिव द गैप, है ना। तो ये हो गया उसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके एरोमेटिक एसिड की, तो मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया था कि बेंजीन रिंग जो है, दैट अलोंग विथ COOH दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड, है ना। और अगर इसी के अंदर कहीं पे अपन ने CH3 ग्रुप, तो अगर इसके बिना अगर हम इमेजिन करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज टोलिन, सो दिस इज वेल नोन एज टोलिक एसिड। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि बेंजोइक एसिड है, तो किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब ये अगर इसको फर्स्ट पोजीशन आया, दिस इज सेकंड पोजीशन, 2-methyl बेंजोइक एसिड हो जाएगा, 2-methyl बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर उसका हो गया, है ना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने पास में, तो ये COOH हो गया एंड OH, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच विल बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब मेडिसिनल यूज के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक के, और हमने अलग अलग ये भी देखे, कंपैरिजन भी देखे रिएक्टिविटीज के वगैरह आगे वाले सेक्शन में, उसमें भी हमने देखा है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक, मतलब फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा ही एक्टिव ग्रुप होता है ना। नाउ विल गो फॉर द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक तो सबसे सरल तरीका जो मैंने तुमको सिखाया था कि भाई अल्केन से अगर अपन शुरू करते हैं, विल स्टार्ट विद अल्केन, ऑक्सीडाइजिंग अल्केन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो हम किस पे जाते हैं, अल्कोहल पे जाते हैं, अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाते हैं, अल्डिहाइड से ओइक एसिड बनता है, राइट। तो इस तरीके से मतलब ऑक्सीडेशन करते जाएंगे। अगर अल्केन से भी शुरू किया तो भी ओइक एसिड में पहुंच रहे हैं, अल्कोहल आपके पास एज ए रिएक्टेंट है तो भी आप उससे ओइक एसिड बना सकते हैं, आपके पास अगर अल्डिहाइड है तो भी ओइक एसिड बनता है, अल्डिहाइड फिर अगर आपके पास कीटोनिक ग्रुप है तो भी आप ओइक एसिड बना सकते हैं। दैट मीन्स ये जो ऑक्सीडेशन है, इसके पास आपके पास इतने सारे वैरायटी ऑफ रिएक्टेंट्स है, सब आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, दे आर टेकिंग यू टुवर्ड्स दी कार्बोक्सिलिक एसिड। हालांकि कीटोन वाला थोड़ा सा अलग है एज यूजुअल, बाकी सबके लिए तो हम लोग अगर देखें तो इट स्ट्रेट टू इट गोज ऑन डायरेक्टली बाय ऑक्सीडेशन, हम फटाफट उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल ओवर हियर, CH3 CH2OH से मैंने शुरू किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कैन यू टेल मी? ओके, दिस इज इथेनॉल। सो इथेनॉल का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, ओके टेल मी 1 मिनट बिफोर गोइंग फॉर इट, मेरे को एक चीज बता भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तो आपको पता है कि नहीं है? हमने कई बार डिस्कस किए हैं, आई होप यू नो देम। सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है K2Cr2O7,
KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, बेसिक मीडियम में भी काम करता है, न्यूट्रल मीडियम में भी काम करेगा। उसके बाद में आपके पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए और क्या अवेलेबल है, Na2Cr2O7 होता है। तो दीज आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर दीज रिएक्शंस। यहाँ पे इसका अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो दिस विल बी, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया भैया ये, इथेनल। इथेनॉल था हमारे पास, उससे हम आ गए इथेनॉल पे। अब इसका अगर हमने फिर से ऑक्सीडेशन कर दिया और ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन बीच में आके बैठ गया इधर और यहाँ जगह ले ली उसने और क्या बना दिया उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। तो इस तरीके से ये जो है ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स एंड अल्डिहाइड्स, वी कैन प्रिपेयर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। यू कैन do two, 3 more example of the same type so that you will be familiar with, है ना। So these aldehyde groups they can reduce the Tollens reagents, है ना। Tollens reagent को reduce करने का काम जो है ये aldehyde, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का जो डिटेक्शन होता है उसके अंदर हम करते हैं। इसके अलावा एक और एक मेथड है, वी डू हैव अनदर मेथड। ये था आपका जो मेथड था ऑक्सीडेशन का। देन देयर इज अनदर ग्रुप कॉल्ड एज साइनाइड। कैसे लिखते हैं हम लोग साइनाइड, RC∼N, RC∼N है अपने पास में। ये जो साइनाइड है इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, इफ यू विल अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे H2O लेकर के इन द एसिडिक मीडियम मान लो करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा, RCOOH। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। भैया ये नाइट्रोजन कहाँ गया, दिस नाइट्रोजन हैज गॉन एज अमोनिया NH3। तो फिर हमें कितने चाहिए, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 लगा दिए हमने, यहाँ 1 यहाँ आ गया और 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ यूज कर लिए। तो इस तरीके से ये क्या कन्वर्ट हो गया, साइनाइड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, है ना। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यही होगा, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट अल्कलीज और एसिड्स। ये चीज याद रखना कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए, डाइल्यूट अल्कलीज या एसिड चाहिए होते हैं। अगर आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। उसके साथ अगर आपने पार्शियल किया है तो वो अमाइड ग्रुप बनता है। वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर, आई थिंक C∼NH2 बन जाता है। वो एक ही वाटर मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ आ जाए, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। अमाइड वाला सेक्शन आएगा, एट दैट टाइम विल डिस्कस। बाकी अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं दैट शुड बी डन विद द डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट अल्कली, और इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलता है। फटाफट से आप एक एग्जांपल लिख लीजिए इसका, वीडियो पॉज करके, एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद वाले सेक्शन में हम जाएंगे। और एक चीज और है भैया, साइनाइड बनेगा कैसे, ये तो सोचा ही नहीं। थिंक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर साइनाइड। अगर कभी साइनाइड बनाने की नौबत आ जाए तो कैसे बनाए। आपको मान लो हमने अल्कोहल प्रोवाइड कर दिया, ROH, कन्वर्ट इट इनटू ए साइनाइड। हाउ टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू साइनाइड, किससे रिएक्ट करवाएंगे तो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट दिस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू हैलाइड। कभी भी हमें कुछ भी बनाना होता है तो हम सीधे सीधे उससे हैलाइड बनाते हैं, एंड देन हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो इसको हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट दिस अल्कोहलिक ग्रुप को कन्वर्ट कर दो भैया, हैलोजिनेटिंग एजेंट लगा दो। तुम्हारे पास PCl3 होता है, PCl5 होता है, मतलब PX3, PX5 कुछ भी लगा दो आप। तो दीज आर ऑल दी हैलोजिनेटिंग एजेंट्स, इनमें से कुछ भी लगा दो। RX विल बी फॉर्म। नाउ दिस RX इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCl। अगर इससे ट्रीट कर दिया तो K विल गो विद X, ये आपका KX बाहर हो गया, एंड यू गॉट RC∼N। सो दिस इज योर साइनाइड। तो अगर साइनाइड बनाने को बोले तो भैया वो भी तो आना चाहिए, पहले साइनाइड तो बनाए, उसके बाद में उससे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले ये हो गया साइनाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, एंड दिस इज हाउ टू कन्वर्ट साइनाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहां तक आ गया समझ में। चलो एक एग्जांपल लिख लो तो जल्दी जल्दी से देखते हैं आप लोग कितना अच्छे से करते हैं इसको। लेट अस सी। चलो CN, टेक दिस, एंड इसका हाइड्रोलाइसिस करो। हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वाटर चाहिए भैया, एसिडिक मीडियम ले लिया, एंड नाउ राइट डाउन द प्रोडक्ट।
आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लीजिए जल्दी से फटाफट, क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें क्या मिल रहा है, दिस इज COOH NH3, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, सो दिस इज व्हाट इज बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, बेंजोइक एसिड हमने बना लिया। अच्छा, एक और तरीका है साइनाइड बनाने का, कब, जब आपके पास एनिलीन प्रोवाइडेड हो। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ द एनिलीन? एनिलीन पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग विथ NH2 इज कॉल्ड एज एनिलीन। तो चलो एनिलीन बनाते हैं, पहले तो एनिलीन से शुरू करते हैं। इट इज द वेरी कॉमन कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी ऑफ द कंपाउंड्स। तो एनिलीन से भैया पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम सॉल्ट्स। डायजोनियम सॉल्ट के लिए हमें लगता है HNO2 एंड HCl, लेकिन ये HNO2 जो होता है ना, इसकी थोड़ी सी दिक्कत होती है, इट शुड बी ऑलवेज बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड लगता है। तो कैसे बनाएंगे उसको, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम NaNO2 एंड HCl, इनके कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से बनता है ये प्रोडक्ट। तो ये लेकर के HNO2 जो नाइट्रस एसिड है, इससे जब ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग होती है, दिस नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन Cl माइनस Cl प्लस हो गया। तो ये बन गया आपका क्या है, N2 डायजोनियम हैलाइड क्लोराइड बन गया है ना। अब इसके अंदर अगर आपने कॉपर CuCN से ट्रीट कर दिया इसको, CuCN से, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है दैट विल रिमूव दिस पोर्शन यहाँ पे, और ये नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस फाइनली दिस बेंजीन रिंग विथ साइनाइड, एंड देन यू विल गेट नाइट्रोजन विल बी इवॉल्व, नाइट्रोजन जो है वो बाहर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या मिला यहाँ पे, ये डायजोनियम आपने सॉल्ट बनाया, डायजोनियम सॉल्ट इज कन्वर्टेड इनटू साइनाइड। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग साइनाइड। एक हमने साइनाइड किससे बनाया था, अल्कोहल से बनाया था। नाउ दिस साइनाइड वी हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी अमाइन। अमाइन को पहले डायजोनियम में कन्वर्ट किया, एंड देन डायजोनियम वाज ट्रीटेड विद कॉपर साइनाइड टू फॉर्म दी साइनोबेंजीन, है ना। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में अगर हम देखें तो ये अलग अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ विल गो फॉर द न्यू टॉपिक, दैट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो नाउ विल टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर अपन पहली प्रॉपर्टी देखें तो उसका स्टेट की बात करते हैं। तो स्टेट जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक स्पेशलिटी है कि देखो स्टेट वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, इन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, है ना। नाउ इफ यू थिंक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, जस्ट थिंक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, है ना। अगर आपको याद हो तो अल्डिहाइड वाली केस में जहां पे C डबल बॉन्ड OH है, वहीं हमने ये कहा था कि H इज मोर रिएक्टिव। कीटोन्स के मुकाबले अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बताया था, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनिल ग्रुप विच इज पोलर इन नेचर। पोलर ग्रुप है ये, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज रखने वाला, उससे अटैच हाइड्रोजन है तो वो एक्टिव है। जैसा हमने अल्डिहाइड के एक्सप्लेनेशन में कहा था कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में क्या है, C डबल बॉन्ड O के बाद R और R होता है, तो जो भी H होगा वो H कहाँ में होगा, समवेयर अवे फ्रॉम दैट C डबल बॉन्ड O, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो H है नाउ दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू O। कुछ याद आया आपको, मैं हमेशा कुछ कहती हूँ, FON क्या होता है, FON फोन, फोन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके सबसे ज्यादा हैं। तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा भैया, इनकी स्टेट क्या हो जाएगी कि ये जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये लिक्विड्स हैं। अब तक हमने जो देखा था उसमें क्या देखा था, फॉर्मल्डिहाइड गैस है ना। लेकिन ये क्या हो गया, इसका पहला ही मेंबर लिक्विड है। क्यों लिक्विड है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छोटे छोटे मेंबर्स लिक्विड्स हैं, एंड देन नेक्स्ट मेंबर्स जो है कार्बन C4 से लेकर के C9 तक के जो मेंबर्स है, ऑल ऑफ देम आर कलरलेस लिक्विड्स विथ फेंट अनप्लीजेंट ओडर, है ना। लेकिन हायर जो मेंबर्स है आफ्टर 10 कार्बन एटम्स, दे आर वैक्सी सॉलिड्स।
इसके बाद में सोल्यूबिलिटी की बात करें तो सोल्यूबिलिटी अभी हमने जो डिस्कस किया उसी से समझ में आ रहा है कि सेकेंड जो प्रॉपर्टी है उसकी सोल्यूबिलिटी, कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन यहां में एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि भैया RCOOH है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मान लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो इससे दूर भगाएगी, दिस अल्काइल ग्रुप विच इज हाइड्रोफोबिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर मेंबर्स होंगे, छोटे मेंबर्स होंगे, दे विल बी फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट मीन्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर, बट हायर मेंबर्स आर इनसोल्यूबल बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोफोबिक अल्काइल चेन्स। इनकी चेन की वजह से क्या हो जाएंगे, हायर मेंबर्स जो होंगे वो इनसोल्यूबल हो जाएंगे, है ना। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी उसकी, वो उनको पकड़ के रखने नहीं देगी वाटर के साथ में। सो वो मेंबर्स क्या हो जाएंगे, दे विल बी इनसोल्यूबल इन वाटर एज द मॉलिक्यूलर मास विल गो ऑन इंक्रीजिंग, द सोल्यूबिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड ऑन द सेम फैक्टर। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर लें इसके, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इज कंपेयर्ड विथ, मान लो अल्कोहल से कर लें अपन, और उसी सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्केन से कर लें, तो अपने को क्या समझ में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई, है ना, एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड एज कंपेयर टू अल्केन। वैसे भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर यही इकलौता है बेचारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है फिलहाल, तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं उसके अंदर अल्कोहल्स बनाते हैं, लेकिन इससे कम वीक होते हैं थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा सपोर्ट कैसे मिल रहा है एक्चुअली, यहाँ पे R के बाद में एक ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है ये उसको बैकअप दे रहा है, मतलब उस OH ग्रुप को हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब और पोलर बनाने में सपोर्ट कर रहा है। और अपने अल्कोहल में क्या होता है, डायरेक्टली अटैच टू R होता है, तो यहाँ पे ऐसा सपोर्टिंग मटेरियल कुछ नहीं है। तो इसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होती है और अल्कोहल में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है। दैट इज द रीजन व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सेम मॉलिक्यूलर मास के अगर कंपाउंड्स को हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो एक एसिडिक एसिड प्रोपाइल अल्कोहल है एंड देन ब्यूटेन, इफ दे आर कंपेयर्ड विद ईच अदर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक एसिड जो है CH3COOH, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा आ जाएगा। देन प्रोपेनॉल जो है CH3CH2CH2OH, और इसी के मुकाबले अपन C4H10 अगर ले लें तो C4H10 ब्यूटेन का सबसे कम आ जाएगा, फिर अल्कोहल का थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसके बाद में जो है ये इसका और ज्यादा हो जाएगा, है ना। इसके बाद में अगर इसका एक्सप्लेनेशन कोई पूछे तो दो रीजन है एक्चुअली। एक तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा ही रहे हैं। एसिडिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल में एक और स्पेशलिटी होती है, अगर आपको लेसन नंबर 1 याद आ रहा हो तो हमने कुछ वर्ड्स यूज किए थे लाइक डायमर, डू यू रिमेम्बर दैट। एसिडिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनमें डायमर फॉर्मेशन की एक टेंडेंसी होती है, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसिडिक एसिड का अगर मॉलिक्यूल अपन ड्रॉ करें तो RC डबल बॉन्ड OH है, ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, RC डबल बॉन्ड इधर नीचे बना लेंगे, OH इधर बना लेंगे, तो ये जो H है इस मॉलिक्यूल का H दैट विल फॉर्म बॉन्डिंग विद दिस डबल बॉन्ड O एंड दिस H विल फॉर्म बॉन्डिंग विद दिस डबल बॉन्ड O। तो ये टोटल में आके क्या दो मॉलिक्यूल का एक ही पार्टिकल बना है, सो दिस इज डायमर। तो क्या हो गया भाई, पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, मतलब भाई मास बढ़ गया है, तो मास बढ़ने से क्या बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, है ना। डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजेस लाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। तो डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एसिडिक एसिड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जस्ट ट्राई टू कोरिलेट दोज लेसन्स विद दिस वन, है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का इसका जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा अजीब है। अजीब इन द सेंस लाइक इसमें होता है कि इसमें जो ये COOH ग्रुप है और R की चेन है, इसका थोड़ा सा कंपैरिजन होता है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, है ना, उनमें क्या होता है कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज उनका जो चेन बनता है दैट इज जिगजैग। ये जो दो एंड्स आते हैं वो अपोजिट चले जाते हैं,
तो सॉर्ट ऑफ ए सिमेट्री इज देयर विच कॉजेज गिव्स द स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। लेकिन ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं उसमें वो जिग्जैग चेन जो है वो एंड यहाँ होती है, मतलब CH3 यहाँ से शुरू होता है और COOH यहाँ खत्म हो रहा है, तो असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ अगर कोई निकालने को बोले तो इसका ग्राफ समवॉट ऐसा ऐसा बनता है, जिग्जैग जिग्जैग, मतलब एक मेंबर यहाँ है, अगला मेंबर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, समवॉट लाइक दिस, है ना। तो ये जिग्जैग नेचर क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। सो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Then we have to go for the chemical properties of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की जो रिएक्शंस दे रहे हैं उसमें देखते हैं क्या क्या है। रिएक्शन ड्यू टू H एटम, देखो इसके पास बहुत सारी वैरायटी है रिएक्ट करने के लिए। अगर अपन यहाँ पे देखें COOH, तो एक वो रिएक्शन हो सकती है जो केवल H दे रहा है, एक वो रिएक्शन होती है जो OH दे रहा है, एक वो रिएक्शन होती है जो COOH दे रहा है, एक वो रिएक्शन होगी जो अल्काइल चेन देगा, है ना, और एक वो रिएक्शन भी हो सकती है जहां पे अपन दोनों को इन्वॉल्वमेंट कर सके। मतलब कुल मिला के सारे अलग अलग टुकड़ों के अंदर रिएक्शन हो सकती है, तो सब हम अलग अलग हिस्सों के अंदर उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम लोग उससे जाने से पहले, वहां पे रिएक्शन वाले सेक्शन पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, एसिड वर्ड हमने यूज किया, तो एसिडिक नेचर कैसे हुआ इसका, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH जो है, अगर मान लो H छोड़कर जाता है तो क्या बच जाता है? व्हाट इज लेफ्ट विद दिस C डबल बॉन्ड O माइनस एंड H प्लस, ऐसे दो पार्टीशन होंगे। दिस स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि वो मतलब उसका आयनाइजेशन कंफर्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल ग्रुप, मतलब या RCOO जो ग्रुप होता है, दैट इज माइनस, दैट इज क्वाइट स्टेबल, है ना। H प्लस देने के बावजूद भी वो काफी स्टेबल होता है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि उसका H प्लस देना कंफर्ट होता है, ईज होता है उसके लिए। तो उसकी वजह से ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जितना आयनाइजेशन ज्यादा होगा उतनी ही उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो स्ट्रेंथ हमें पता है कि एसिडिक एसिड किस कैटेगरी में आता है, वीक एसिड में, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये रिवर्सिबल है थोड़ा सा, है ना, कि ये H प्लस अकेला तो रहेगा नहीं, हमें पता है H प्लस विल कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, बट अगेन हाइड्रोनियम आयन विल रिएक्ट विद दिस एसिटेट जो आयन होता है उससे रिएक्ट करके फिर से उसका एसिडिक एसिड बना देगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होने की वजह से ये जो एसिड होता है इसका Ka वैल्यू जो होता है दैट इज वेरी लेस, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट कम्स अंडर वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड है तो डेफिनेटली इट वुड बी ए वीक एसिड, है ना, उसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम होती है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन भी लेंगे तो इतना पावरफुल उसका रिएक्शन का रेट जो है वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है रिएक्टिविटी और Ka का वैल्यू किसी भी एसिड का जितना ज्यादा होगा दैट मच मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, है ना। नाउ अगर हम लोग इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कंपेयर करें, सो इफ यू विल गो फ्रॉम फॉर्मिक एसिड से अगर हम लोग नीचे जाएं तो फॉर्मिक एसिड की वैल्यू कम होती है, देन एसिटिक एसिड हैज मोर वैल्यू, देन प्रोपियोनिक एसिड हैज अगेन मोर वैल्यू, बट एज यू विल गो डाउन slowly the acidic strength will go on decreasing, that means the tendency to donate the hydrogen ion will go on decreasing as the number of carbon atom will go on increasing। उसमें इंक्रीमेंट कैसे आ सकता है? बाय एडिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब जैसे ब्रोमो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड कर दिए तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड, है ना। तो उससे बढ़ता है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप आपने ऐड कर दिए, निकालने वाले ग्रुप ऐड कर दिए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, है ना। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो उसका खुद का बिहेवियर, दूसरा उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उसका इम्पैक्ट उस पर होता है। तो सबसे पहले तो उसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो मैंने कहा था तुमको अभी कि RC डबल बॉन्ड O डैश O माइनस, ये ग्रुप स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? तो क्यों होने के पीछे उसका रेजोनेंस है। ये जो डबल बॉन्ड O है पाई इलेक्ट्रॉन से, ये क्या होते हैं? ये शिफ्ट होते रहते हैं। दैट मीन्स दिस माइनस चार्ज इज शिफ्टेड ओवर हियर एंड डबल बॉन्ड कम्स हियर।
और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि वी नो दैट व्हेन देयर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एज मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, दैट मच मोर स्टेबल इज द कंपाउंड। तो इसी से हम गेस कर सकते हैं कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली मोर होगी। एंड इफ यू गो फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइक एसिड जैसे बात करें तो इसका तो दो स्ट्रक्चर है ही सही, इसके साथ में क्या बनाएंगे हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में RCO माइनस डबल बॉन्ड O। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है ही सही, लेकिन बेंजीन रिंग अगर आ गई तो उसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सो मोर स्टेबिलिटी विल बी देयर, सो रिएक्टिविटी विल बी लेस। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इनकी एलिफैटिक कंपाउंड की वजह से उनके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक तो रीजन ये हो गया उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। H के साथ वाले स्ट्रक्चर अलग है और H के अलावा के स्ट्रक्चर अलग हो गए। देन इफ यू विल से दैट इसका मतलब बिहेवियर अगर हम बात करें तो जितनी जितनी कार्बन की चेन बढ़ती चली जाती है उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लाइक सपोज एग्जाम्पल के लिए बात करें हम तो फॉर्मिक एसिड लाइक HCOOH, इसके अंदर क्या है कि इसमें H है, ओनली H इज देयर, सो देयर इज नो मटेरियल विच विल डिस्टर्ब ब्रिंग हिंड्रेंस इन दिस चार्ज, मतलब पोलैरिटी सिस्टम की जो है उसे डिस्टर्ब करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। तो ये सबसे ज्यादा हो गया, है ना। इसके बाद में अगर CH3COOH अगर तुमने ले लिया तो क्या है, Ca पॉजिटिव ग्रुप है तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर गो अहेड CH3CH2COOH पे आ जाएंगे तो अगेन रिएक्टिविटी विल बी लेस। अब अगर मान लो इसमें आपने ब्रांचेस कर दी, इसी की ब्रांचेस बनाते हैं कि मान लो CH3 ट्वाइस CHCOOH, तीसरे भी कार्बन हाइड्रोजन को वापस अगर CH3 लगा दो तो और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज द कार्बन चेन इंक्रीजेस। जितनी उसके पास में अल्काइल ग्रुप की भीड़ बढ़ाते चले जाओगे उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते चला जाएगा, कम होता चले जाएगा। इफ यू विल एड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उससे लेने वाले ग्रुप है लाइक हैलोजेंस है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को वो बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो इधर पर क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन क्या करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। लाइक सपोज एसिडिक एसिड है यहाँ पे CH3COH, इंस्टेड ऑफ दैट विल राइट CH2COOH और यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन। सो दिस क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो दैट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड, उससे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। अब मान लो इसके अंदर कौन सा हैलोजन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अपन फ्लोरीन ले तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन वाली केस में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्लोराइड जो होगा उसका वो मोर एसिडिक इन नेचर होगा। क्लोराइड होगा CH2COOH, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। इफ यू विल टेक ब्रोमाइड देन अगेन दैट एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, फिर से कम हो जाएगी CH2COOH। देन इफ यू विल टेक आयोडाइड देन अगेन इट विल रिड्यूस, मतलब आप फ्लोरीन से आयोडीन तक चले जाओगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। सो एसिडिक स्ट्रेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जा रही है। ठीक है, यहां तक आगे समझ में। इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन पोजीशन की अगर बात करें, मान लो सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पोजीशन ऑफ दैट हैलोजन इन दैट चेन, कार्बन की चेन में उसकी पोजीशन कहां पे है ये अगर हम लोग देखें। मान लो एक कंपाउंड है CH3 CH2 CHCOOH, यहाँ पे अपन ने लगा दिया क्लोरीन। नाउ दिस क्लोरीन इज प्रेजेंट टू द वेरी नेबरिंग, मतलब अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट है, टू द वेरी नेबरिंग कार्बन एटम टू द फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसके मुकाबले अगर मान लो आपने क्लोरीन आगे शिफ्ट कर दिया, मान लो मैं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ कि CH3 CH CH2 COOH, that means we have shifted chlorine to the neighboring carbon atom, beta carbon atom, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। एज यू विल मूव अगेन क्लोरीन फार्दर अवे, और दूर भगा दिया उसको, तो यहाँ पे मान लो इधर Cl है CH2 COOH, that means on the gamma carbon atom if it is present again the strength will decrease, मतलब वो क्लोरीन जितना दूर चला जाते जाएगा उतनी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, है ना। एक और चीज है नंबर ऑफ हैलोजेंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपन बात करें तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या है CH3COOH। मान लो ये तीनों ही H रिप्लेस्ड बाय Cl है, मतलब दिस क्लोरीन इज बाउंडेड बाय 3 क्लोरीन एटम
तो भैया ये तो कमाल की बात हो गई, तीनों क्लोरीन ने घेर रखा है इसको। सो हाईएस्ट इसकी क्या हो जाएगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि इसका जो ये H+ आयन रिलीज करके जो कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा। अब आप क्लोरीन कम कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो इसकी एक Cl की जब अपने H लगा दिया तो 2 Cl है अपने पास में, प्लस COOH है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, थोड़ी सी कम। अगेन रिड्यूस वन मोर क्लोरीन, तो Cl CH2 COOH, अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड। अब CH3 COOH, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो गई। मतलब जितने आपने हैलोजेंस बढ़ाए उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, जितने हैलोजन आपने कम कर दिए एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही उसकी कम हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज डू रिमेम्बर देम। बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना और इसको रिवाइज कर लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट वी आर डीलिंग टुडे, है ना। इसके बाद में और 2 कंपैरिजंस है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज मैं डिस्कस करूंगी, लॉन्ग टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टडी वेल, स्टे सेफ।